हाय, तो इस वीडियो में अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे टॉप के फ्रीक्वेंट एलिमेंट इन एन अरे। तो क्वेश्चन प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझने से पहले मैं तुमको ये बताना चाहूंगा कि अपन इस वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। सबसे पहले मैं तुमको समझाऊंगा प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, फिर अपन एल्गोरिदम समझेंगे, एल्गोरिदम में अपन ब्रूट फोर्स समझेंगे, ऑप्टिमल समझेंगे और उसी ऑप्टिमल को कोड करेंगे। और इसके बीच में जब अपन एल्गोरिदम समझ रहे होंगे उसमें अपन उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को भी समझेंगे। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझने से पहले मैं तुमको एक बात बताना चाह रहा हूं कि ये जो टॉप के एलिमेंट अपन को निकालना है, फ्रीक्वेंट एलिमेंट, उसको तुम जीएफजी और लीड कोड में थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंट है। वो डिफरेंस क्या है वो तुमको यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, तुम एक बार पढ़ सकते हो कि वो डिफरेंस क्या है। फिर भी मैं एग्जाम्पल के थ्रू तो तुमको समझाऊंगा ही कि उन दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, और उन दोनों क्वेश्चन में जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है उसको अपन सॉल्व करेंगे जो जीएफजी का है, और उसी कोड को तुम लीड कोड में भी यूज कर सकते हो। दोनों सेम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और दोनों रन हो रहा है। फिर भी मैं नीचे कोड दोनों का डाल दूंगा। तो अपन समझते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में जैसे कि तुमने स्क्रीनशॉट में देखा है, जो तुमने पढ़ ही रखा है, लेकिन फिर भी मैं तुमको एग्जांपल के थ्रू यहां पे बता देता हूं कि वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। तो क्वेश्चन से ही तुमको पता चल रहा है कि क्या कहना क्या चाह रहा है। टॉप के फ्रीक्वेंट एलिमेंट इन एन अरे क्या कहना चाह रहा है। जैसे कि यहां पे एक एग्जांपल है, नम एक अरे है जिसमें 1 1 1 2 2 3 ये एलिमेंट्स दे रखे। अब इसमें टॉप के इज इक्वल टू 2 फ्रीक्वेंट एलिमेंट अपन को निकाल के देने। अच्छा, तो ये क्या है? तो इसमें ऐसा कह रहा है कि फ्रीक्वेंट एलिमेंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिमेंट जिसकी ज्यादा है वो एलिमेंट अपन को निकाल के देने। यहां पे 1 की है 3 है, 2 की है 2 और 3 की है 1। तो 1 3 टाइम्स आ रहा है, 2 2 टाइम्स आ रहा है, 3 1 टाइम आ रहा है। तो अपन को मोस्ट फ्रीक्वेंट जो कि 2 है टॉप, उनको निकालना है। तो इसका आंसर होगा 1 और 2। समझ में आया? नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? अगर अरे में 1 और 2 है और अपन को टॉप 3 एलिमेंट निकालना है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि 2 एलिमेंट और 3, तो ये एक वैलिड टेस्ट केस नहीं होगा। तो ये तुमको ध्यान रखना है। तीसरा एग्जांपल समझते हैं। तीसरा एग्जांपल क्या है? 1 1 2 2 3 3 3 4। तो 1 जो है वो 2 टाइम्स है, 2 2 टाइम्स है, 3 3 टाइम्स है, 4 1 टाइम्स है। यहां पे जितने भी मैंने अरे लिए वो एक असेंडिंग ऑर्डर में लिए हैं। जरूरी नहीं है कि टेस्ट केस में असेंडिंग ही हो, ये मिक्सड अप हो सकते हैं। यहाँ पे रेयर केस में ये असेंडिंग आ गए हैं, तो ये मिक्सड अप भी हो सकते हैं। अपन को सिर्फ फ्रीक्वेंसी काउंट करना है। तो यहाँ पे तुम देख पा रहे हो कि 1 की फ्रीक्वेंसी 2 है, 2 की फ्रीक्वेंसी 2 है, 3 की फ्रीक्वेंसी 3 और 4 की फ्रीक्वेंसी 1 है। अब इसमें अपन को निकालना है टॉप के एलिमेंट। टॉप के एलिमेंट कितने? 2। फाइन। अब 2 निकालना है, तो इसमें 2 कौन से हैं? तो यहां पे तुम देख पा रहे हो कि जो फर्स्ट है वो तो 3 है, तो 3 तो आउटपुट आ जाएगा। लेकिन जो सेकंड है वो 2 और 1 में कंफ्यूजन है। तो अपन को तो निकालना सिर्फ 2 ही है। अब तो या तो 2 निकलेगा या 1 निकलेगा। अच्छा, तो यही मेजर डिफरेंस है लीड कोड और जीएफजी के क्वेश्चन में। जीएफजी क्वेश्चन क्या बोलता है? अगर ऐसा केस अराइज होता है जहां पे 2 फ्रीक्वेंसी सेम आ जाती है, 2 किसी एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी, तो इन दोनों में जो एलिमेंट जो ग्रेटेस्ट है उसको अपन को आउटपुट में लाना है। तो यहां पे 2 जो है वो ग्रेटेस्ट है, ग्रेटर देन 1 है, तो आंसर होगा इसका 3 और 2। लेकिन वही लीड कोड में बोलता है कि ऐसा तुम टेस्ट केस आ ही नहीं सकता, कि तुम्हारे में ऐसा टेस्ट केस ही नहीं आ सकता, सारे एलिमेंट यूनिक ही होंगे। तो ये वाला टेस्ट केस लीड कोड में नहीं है। तो अपन अगर जीएफजी का क्वेश्चन का कोड बना लेते हैं तो लीड कोड का अपने आप रन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। और थोड़ा सा माइन्यूट चेंज भी कर सकते हो तुम। तो ये मेजर डिफरेंस था, और यही डिफरेंस यहां पे मैंने कंस्टेंट में डाल रखा है कि जो जीएफजी का क्वेश्चन है उसमें रिटर्न ऑर्डर जो होगा वो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट होगा। जो एलिमेंट क्लैश और जिनकी फ्रीक्वेंसी इक्वल है, तो जो भी एलिमेंट जो लार्जेस्ट है उसको अपन को आउटपुट में लाएंगे। अच्छा, तो अब अपना फोर्थ एग्जांपल क्या है? फोर्थ एग्जांपल ये एग्जांपल क्या समझाना चाह रहा हूं मैं? ये एग्जांपल ये कि थोड़ा सा टेस्ट केस का वेराइटी है जो मैं तुमको देना चाह रहा हूं कि इनके बेसिस पे तुमको कोड जनरेट करना है। तो फोर्थ एग्जांपल क्या है? जैसे कि यहाँ पे तुम देख पा रहे हो 1 2 और 3 एलिमेंट दे रखे हैं। इन तीनों की फ्रीक्वेंसी है 1 1 1।
अब तीनों की फ्रीक्वेंसी 1 है, अपन को टॉप 2 निकालने हैं, टॉप 2 निकालने हैं, लेकिन अपन को सारी फ्रीक्वेंसी इक्वल दे रखी है। लेकिन यही क्वेश्चन जीएफजी के अकॉर्डिंग कहता है कि तुमको लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट एलिमेंट, अगर कहीं पे भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है, सारे फ्रीक्वेंसी सेम होती है, तो जो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट है उनको निकालना है। तो 3 और 2 इसका आंसर होगा जीएफजी के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। लेकिन वही लीड कोड के अकॉर्डिंग ये टेस्ट केस वैलिड नहीं है, ऐसा कोई भी केस अराइज नहीं होगा, ऐसा वो लीड कोड का क्वेश्चन कह रहा है। अगर तब भी तुम ये टेस्ट केस डालते हो और तुम लीड कोड के हिसाब से क्वेश्चन करते हो तो आउटपुट जनरेट नहीं करेगा। लेकिन अगर अपन जीएफजी का जो कोड है उसको चिपकाएंगे तो आउटपुट जनरेट कर देगा। तो ये कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, फिर भी तुमको समझ में नहीं आता है, पॉज करो, क्वेश्चन को समझो, जो मैंने स्क्रीनशॉट डाल रखा है अच्छे से समझ में आएगा, एक बार खुद से ट्राई करो। तो इस क्वेश्चन के कुछ कंस्ट्रेंट भी है। कंस्ट्रेंट क्या है? सबसे पहले जो एलिमेंट है, जो अरे के एलिमेंट है वो एटलीस्ट 1 तो होगा ही, मतलब 1 से ग्रेटर है, मतलब ऐसा नहीं होगा कि एम्प्टी होगा, तो एटलीस्ट 1 एलिमेंट तो है ही। और दूसरी है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो n log n से छोटी होनी चाहिए या फिर इक्वल हो सकती है, लेकिन अपन ऑप्टिमल में इससे छोटी निकालने की कोशिश करेंगे। और तीसरा कंस्ट्रेंट क्या है? तीसरा कंस्ट्रेंट यही है कि ऑर्डर, लीड कोड में कोई भी ऑर्डर मेंटेन नहीं करना है, लेकिन वही बात जीएफजी में अपन को ऑर्डर मेंटेन करना है। अगर फ्रीक्वेंसी सेम हो जाती है तो लार्जेस्ट जो एलिमेंट है उसको आउटपुट देंगे अपन बजाय कि स्मॉलेस्ट के, ऐसा लिख रखा है यहाँ पे कंस्ट्रेंट में। तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट था। आई होप तुमको प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आया होगा। अब अपन इसकी एल्गोरिदम की तरफ चलते हैं। तो यहां पे अपन एल्गोरिदम में सबसे पहले अपन ब्रूट फोर्स निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहां पे मैं सिर्फ इस एग्जांपल को रहने दे रहा हूं, बाकी को हटा दे रहा हूं मैं। तो ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या हो सकता है? अगर अपन एग्जांपल देखते हैं तो देखते हैं कि अगर ये एलिमेंट दे रखे हैं, अपन को इनकी फ्रीक्वेंसी काउंट निकालना है, तो ये ऑब्वियस बात है कि अपन को पूरा ट्रैवर्स करना पड़ेगा और उनकी फ्रीक्वेंसी कितने टाइम है वो कहीं ना कहीं नोट करनी पड़ेगी। तो अपन क्या करते हैं, अगर तुमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हो तो ये जेन्युइन आइडिया जो दिमाग में आता है वो फिट हो जाता है कि अपन को कहीं ना कहीं टेबल मेंटेन करना है हर एक एलिमेंट का। जैसे कि 1 है, 2 है और 3 है यहाँ पे। तो 1 कितनी बार आ रहा है? 3 बार आ रहा है। 2 कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। 3 कितनी बार आ रहा है? 1 बार आ रहा है। तो ये अपन ने टेबल मेंटेन कर दी और इसी टेबल को अपन क्या बोलते हैं? हैशिंग। अपन हैश टेबल मेंटेन करेंगे। फाइन। अब जैसे कि तुम देख पा रहे हो कि अपन ने 1 का काउंट 3 आ गया है, 2 का काउंट 2 आ गया है, 3 का काउंट 1 आ गया है। अपन को आउटपुट क्या चाहिए? अपन को k इक्वल टू 2 चाहिए। तो k इक्वल टू 2 मतलब टॉप 2 एलिमेंट चाहिए। तो टॉप 2 एलिमेंट ये है, तो ये दोनों एलिमेंट अपन को निकालना है। फाइन। तो अपना ब्रूट फोर्स अगर तुम देख पा रहे हो तो क्या होगा बताता हूं मैं तुमको। सबसे पहली स्टेप ब्रूट फोर्स में सबसे पहली स्टेप तुम अगर देखते हो तो क्या है? अपन को एक हैश टेबल मेंटेन करना है। अपन एक लूप चलाएंगे जिसमें ये पूरा ट्रैवर्स करेगा यहां से लेके एंड तक, और उसको किसी हैश टेबल में लोड कर देंगे 1 बाय 1। तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुई? O ऑफ n। फाइन। ये स्टेप 1। स्टेप 2 क्या करेंगे इसमें? अब अपने पास आ गया हैशिंग। अब यहां पे तो ये सॉर्टेड ऑर्डर में आया है, लेकिन हो सकता है ना कहीं सॉर्टेड ऑर्डर में ना हो, तो अपन को उस हैश टेबल को सॉर्ट करना है। लेकिन हैश टेबल को अपन सॉर्ट नहीं कर सकते। उस हैश टेबल को अपन को किसी एरे या वेक्टर में अपन को डालना है। तो अपन क्या करेंगे, इस पूरे हैश टेबल को पेयर के फॉर्म में, इसके पेयर के फॉर्म में जो भी इसका पेयर होगा 1:3 इसका काउंट, फिर 2:2 इसका काउंट, फिर 3:1 काउंट और एलिमेंट, ये अपन वेक्टर में स्टोर करेंगे। तो वेक्टर में स्टोर करेंगे, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n होगी। अच्छा, तो अपन ने वेक्टर में लोड कर लिया। अब तुमको डाउट आ रहा होगा कि वेक्टर में लोड क्यों किया। मैंने तुमको बताया था कि सॉर्ट अपन हैश मैप में सॉर्ट नहीं कर सकते। अगर अपन को कोई स्पेसिफिक केस सॉर्ट करवाना हो तो इसमें स्पेसिफिक केस क्या है? स्पेसिफिक केस ये है कि अपन को सेकंड एलिमेंट पे अपन को सॉर्ट करवाना है, जो कि इसकी वैल्यू है।
यहाँ पे ये वैल्यू है और ये की है। की जो है वो एलिमेंट है अपने, और वैल्यू है उसके काउंट है। वैल्यू क्या है? ये फ्रीक्वेंसी है। वैल्यू क्या है? इसकी फ्रीक्वेंसी। तो अपनी जो ये फ्रीक्वेंसी है ना, उसके बेसिस पे अपन को सॉर्ट कराना है। ये इसकी फ्रीक्वेंसी है, ये इसकी फ्रीक्वेंसी है, ये इसकी फ्रीक्वेंसी है, तो ये सारे सेकंड एलिमेंट है। इसके बेसिस पे सॉर्ट कराना है, तो इसलिए अपन को इसको वेक्टर में स्टोर करना पड़ रहा है। फाइन। तो थर्ड स्टेप क्या होगी? ऑब्वियसली अपन को सॉर्ट करना है, तो थर्ड स्टेप होगी सॉर्ट। तो सॉर्ट तुमको पता ही है कैसे करते हैं। अपन जो स्टार्टिंग पॉइंट है वेक्टर का वो डालेंगे, उसका एंडिंग पॉइंट डालेंगे, और एक अपना होगा कंपैरेटर, वो डालेंगे, और कंपैरेटर को अपन लिखेंगे सेकेंड एलिमेंट पे सॉर्ट कर दे, ये सॉर्ट करेगा। अब सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ रही है? जो कि अपन को पता ही है, n log n। फाइन, सॉर्ट हो चुका है। तो लास्ट स्टेप क्या है? लास्ट स्टेप ये कि अपन को अब जो k एलिमेंट है उसको निकालना है। तो एक लूप चलाएंगे, व्हाइल लूप चलाएंगे, और जो k एलिमेंट है उसको इस वाले वेक्टर में से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, बाहर निकाल देंगे, उसको आउटपुट में ले आएंगे। तो जो अपन को रिक्वायर्ड के टॉप एलिमेंट थे वो आ गए। कैसे आ गए? अपन ने हैश किया, उसको वेक्टर में डाला, सॉर्ट किया, सॉर्ट करने के बाद ऑर्डर आ गया, और उसमें से जो अपने टॉप के एलिमेंट है उसको के लूप चला के उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया। तो ये अपना ब्रूट फोर्स है। ब्रूट फोर्स में अपन ने क्या यूज किया? सॉर्टिंग एल्गोरिदम यूज करी। अगर इसकी तुम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालो तो दिख रही है यहां पे, यहां का O ऑफ n है, यहां का O ऑफ n है, सॉर्ट का O ऑफ n log n है, और वाइल का O ऑफ k है। इस पूरे की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो तो ये सबसे ज्यादा है n log n। तो ब्रूट फोर्स में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n log n आ रही है। n log n कोई बिल्कुल ही खराब नहीं, एक्सेप्टेड है दोनों पे, जीएफजी और लीड कोड। लेकिन इसका भी ऑप्टिमल सॉल्यूशन अपन निकाल सकते हैं। तो उसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या है उसको देखते हैं। तो इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन अपना है, अपन इसमें यूज करेंगे हीप यूज करेंगे। तो हीप यूज कैसे होगा उसको देखते हैं। तो अपन ऑप्टिमल सॉल्यूशन में हीप मेथड देखेंगे। हीप में भी अपन देखेंगे, एक होगा मैक्सिमम हीप और एक होगा मिनिमम हीप। दोनों की एल्गोरिदम में अपन उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे, और उसमें जो बेस्ट होगा उसको अपन ऑप्टिमल देंगे, उसका कोड लिखेंगे। अब जैसे कि तुमको ये डाउट आ रहा होगा कि अपन ने हीप क्यों लाया, मतलब हीप दिमाग में क्यों आया। अगर तुम थोड़ा बहुत सोचो तो जैसे कि तुम देख पा रहे हो कि अपन को जो एलिमेंट चाहिए वो टॉप के चाहिए। अगर n है उसमें से कुछ टॉप के चाहिए, तो अपन ने ब्रूट फोर्स में करा, पूरे को सॉर्ट किया और टॉप के निकाले। अगर मैं तुमसे पूछूं तो पीछे वाले एलिमेंट को सॉर्ट करने की कोई जरूरत भी नहीं थी। अगर अपन को मैं ये तुमको बोलूं कि मेरे को टॉप के एलिमेंट ही चाहिए, तो पीछे को क्यों सॉर्ट करूं? जो एलिमेंट है उनको ही सॉर्ट करूं। लेकिन हमारा दिमाग इस तरीके से चलता है कि पूरे को सॉर्ट कर लो, उसमें से टॉप के निकाल लो। लेकिन तुमको अगर हीप याद हो तो हीप में क्या करता है, अपन कुछ मैक्स एलिमेंट रखते हैं टॉप में, या मीन एलिमेंट रखते हैं। अगर उस मैक्स को हटा दें या मीन को हटा दें तो वापस से वो एल्गोरिदम चलती है और वापस से उसमें से कोई टॉप एलिमेंट आता है। तो इसमें ऐसा नहीं कर रहे हैं कि अपन सारे एलिमेंट को सॉर्ट कर रहे हैं, अपन को जो जरूरत है उसके हिसाब से उसको ला रहे हैं। तो उसी कंसेप्ट से ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी मिनिमाइज हो पाएगी। इसको समझते हैं कैसे मिनिमाइज हो पा रही है। तो सबसे पहले अपन मैक्स को समझेंगे, फिर अपन समझेंगे मीन को। तो मैक्स क्या कह रहा है, इसमें भी स्टेप बाय स्टेप चलेंगे अपन। सबसे पहले क्या करेंगे अपन, स्टेप 1। इसमें भी अपन को जरूरत है हैश टेबल निकालने की। तो हैश टेबल निकालेंगे, इसमें हैशिंग यूज करेंगे। तो हैशिंग करेंगे जिसमें अपन मैप का यूज करेंगे। मैप में इन सारे को ट्रावर्स करेंगे और इनकी फ्रीक्वेंसी उसके सामने नोट कर लेंगे। मान लो मैं मैप का वेरिएबल ले रखता हूं और उसके सामने मैं इनकी फ्रीक्वेंसी 1 की है 3, 2 की है 2, 3 की है 1। फाइन।
अब क्या करेंगे, स्टेप 2, अब अपने पास इसकी फ्रीक्वेंसी आ चुकी है, तो अपन क्या करेंगे, ये पूरा सेट, इस पूरे सेट को बिल्ड हीप डालेंगे, बिल्ड हीप में डालेंगे। तुमको समझ में आ रहा है बिल्ड हीप क्या है, बताता हूं। तो सेकंड स्टेप क्या है, बिल्ड हीप। अपन को हीप बनाना है। हीप क्या होता है, एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जो कि बाइनरी ट्री होता है, जो कि इस तरीके से होता है। अब तुमको बिल्ड हीप जिनको नहीं पता है, मैं चाहता हूं कि तुम उसको एक बार पढ़ लो, क्या होता है बिल्ड हीप, उसकी एल्गोरिदम कैसे चलती है। क्योंकि बिल्ड हीप ऐसी एल्गोरिदम है जो कि अपन को O ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में मैक्सिमम एलिमेंट दे देती है। कैसे, तो एक बार मैं तुमको ओवरव्यू दे देता हूं बिल्ड हीप कैसे वर्क करता है। अगर कोई एलिमेंट है यहां पे 4 7 2, अब मेरे को अगर मैक्सिमम एलिमेंट इसका निकालना, अगर मेरे को मैक्सिमम हीप मेंटेन करके रखना है, तो ये 7 यहां पे आना चाहिए। तो बिल्ड हीप में क्या होता है, पहले अपन इसको बाइनरी ट्री में अपन इसमें डाल देते हैं और इस पे अपन हीपीफाई मेथड अप्लाई करते हैं। अब हीपीफाई मेथड क्या है उसको भी तुमको एक बार पढ़ना पड़ेगा, वही तुमको बिल्ड हीप में तुमको समझ में आ जाएगा। इसकी एल्गोरिदम एक बार तुम देखोगे तो उसमें समझ में आ जाएगा। तो उसमें क्या करता है कि 7 को उठा के यहां रखता है और 4 को यहां रखता है, तो मैक्सिमम हीप मेंटेन करके रखता है। अगर मिनिमम करना है तो मिनिमम भी मेंटेन करके रखता है। तो ये कुछ बिल्ड हीप मेथड है। तो अब अपन इसको बिल्ड हीप में डालेंगे इस पूरे सेट को। तो बिल्ड हीप में क्या करेगा, बिल्ड हीप में इसको मेंटेन करेगा, मैक्सिमम बिल्ड हीप मेंटेन करना है। तो मैक्सिमम बिल्ड हीप मेंटेन करना है, वो भी इसकी फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे। तो सबसे ऊपर आएगा 1 और 3, फिर आएगा 2 और 2, फिर आएगा 3 और 1। फाइन, अपन ने इसका बिल्ड हीप मेंटेन करना है। बिल्ड हीप मेंटेन करने में कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगती है, अगर तुमको बिल्ड हीप का एल्गोरिदम का फंक्शन पता हो तो वो लगता है O ऑफ n। O ऑफ n कैसे लगता है, इसको इंसर्ट करते हैं और उसको हीपीफाई करते हैं। हीपीफाई कितने में होता है, O ऑफ n में हो जाता है। तो O ऑफ n में अपन बिल्ड हीप मेंटेन करके रखते हैं, जिसमें अपन को टॉप में मैक्सिमम एलिमेंट मिलता है। फाइन, अब अपना थर्ड स्टेप क्या होगा, अपन को मैक्सिमम एलिमेंट मिल गया है। जरूरी नहीं है कि नीचे के जो एलिमेंट हो वो सॉर्टेड ऑर्डर में हो, लेकिन ये जरूरी है कि उसका नोड जो होगा वो मैक्सिमम होगा। ये एक बार बता देता हूं कि ये 2 यहां पे भी आ सकता है और ये 3 यहां पे भी आ सकता है। ये वाला नोड यहां हो सकता है, ये नोड यहां पे भी हो सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है कि ये यहीं रहेगा। सिर्फ मैक्सिमम एलिमेंट जो टॉप नोड पे होगा वो मैक्सिमम एलिमेंट मेंटेन करके रखता है। ये होता है बिल्ड हीप की खासियत। तो कंफ्यूजन मत होना कि ये पूरे सॉर्टेड ऑर्डर में होगा। थर्ड स्टेप क्या है, अपन को बिल्ड हीप मिल गया। फाइन, अगर मैं तुमको बोलूं कि मैं इस एलिमेंट को निकाल देता हूं, इस एलिमेंट को निकाल देता हूं, तो सबसे पहला टॉप मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट वो आ चुका अपने पास 1 और 3। उसको आने के बाद ये जो हीप है ना, हीप स्ट्रक्चर, वो अपने आप में एडजस्ट करेगा और सबसे ऊपर जो अब बचा हुआ टॉप फ्रीक्वेंट एलिमेंट है उसको लेके आएगा। उसको करने में उसको log n टाइम लगता है। अगर तुमको डाउट है कि log n कैसे लगता है तो तुमको हीप डेटा स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। तो अब ये इसको मेंटेन कर लेगा, ये 2 इसके टॉप में आ जाएगा, उस 2 को भी अपन पॉप कर लेंगे। तो 2, 2, तो अपन क्या कर रहे हैं, फर्स्ट एलिमेंट पॉप कर रहे हैं, फिर वो हिपीफाई कर रहा है, ट्री को मेंटेन कर रहा है, फिर वापिस सेकेंड एलिमेंट पॉप कर लेंगे। जितने एलिमेंट, के एलिमेंट, ये कहां तक चलेगा, के एलिमेंट तक। तो के एलिमेंट पॉप कर लेंगे। तो तुम देख पा रहे हो कि के एलिमेंट पॉप करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं एक व्हाइल लूप चलाऊंगा जो कि के टाइम्स चलेगा। के टाइम्स चलने पे उसको मेरे को फर्स्ट एलिमेंट जो है उसका पॉप करवाना है, उसको आउट करवाना है। तो उसको आउट करवाऊंगा, पॉप, उसको आउट करवाऊंगा कितने टाइम्स, के टाइम्स। और पॉप एलिमेंट करने के बाद ट्री अपने आप को वापस एडजस्ट करने में log n टाइम ले रहा है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ रही है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अपने पास आ रही है k टाइम्स ऑफ log व्हाट, log n। n क्यों, log n क्यों, क्योंकि यहां पे जो n एलिमेंट थे उसको इंसर्ट करा है,
उतने एलिमेंट को ये एडजस्ट करेगा, और k टाइम्स वाइल लूप चलेगा, k टाइम्स क्योंकि पॉप करना है तो अपने पास पॉप में ये आंसर आ जाएगा। तो ये 3 स्टेप में अपना ये एल्गोरिदम है, और अपना आउटपुट आ चुका है जो कि मोस्ट k फ्रीक्वेंट एलिमेंट है 1 और 2। समझ में आया? तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ रही है? इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर तुम देख पा रहे हो तो यहां पे O ऑफ n है, यहां पे O ऑफ n है, और ये log n इसका ही है, तो ठीक है। इन तीनों से सबसे पहला आ रहा है O ऑफ n, जहां पे अपन हैशिंग यूज कर रहे हैं, प्लस O ऑफ n जहां पे अपन बिल्ड हीप यूज कर रहे हैं। उसके बाद आ रही है एक्सट्रैक्शन, जहां पे अपन k log n यूज कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट पॉप जो भी, और यहां हैशिंग। इसकी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तुम देखो तो ये सारे प्लस में है, तो सबसे मैक्सिमम है जो कि k log n। तो k log n अपना फाइनल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा किसका? मैक्सिमम हीप। ये तुम याद रखना, जब अपन मिनिमम हीप निकालेंगे तो ये कुछ और होगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और दोनों को अपन कंपेयर करेंगे कौन सी स्मॉल है। तो यहां तुम देख पा रहे हो कि ब्रूट फोर्स से तो ये कम है। ब्रूट फोर्स से कैसे कम है? क्योंकि ब्रूट फोर्स में था अपना n log n, यहां पे n ग्रेटर है k से। k कितना है? k एट मैक्स कितना हो सकता है? एट मैक्स n हो सकता है, ये तो n से छोटा होगा। तो अपना वर्स्ट केस में n log n हो सकता है, लेकिन इससे बेस्ट केस तो k log n ही है। तो यहां पे मैक्सिमम हीप तो अपन ने कर लिया। अब अपन देखते हैं कि मीन हीप से कैसे मेंटेन कर सकते हैं अपन इस सॉल्यूशन को। तो अब अपना थर्ड मेथड देखेंगे जो कि अपन मीन हीप से सॉल्व करेंगे। मीन हीप से भी सॉल्व हो सकता है, बहुत बच्चों ने मीन हीप से भी कर रखा है, लेकिन मीन हीप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैक्स हीप से थोड़ी बहुत डिफरेंस है। क्या डिफरेंट है उसके देखेंगे अपन, और जो ऑप्टिमल होगा उसी को अपन सॉल्व करेंगे। तो ऑब्वियस फर्स्ट स्टेप क्या होगा इसका? अपन को वही हैश टेबल जनरेट करना है। तो सबसे पहला स्टेप होगा हैशिंग, जिसमें अपन मैप यूज करेंगे और अपना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगा O ऑफ n। देख सकते हो ये कैसे अपन ने हैशिंग जनरेट करी। अपन पूरा ट्रैवर्स करेंगे और हर एक फ्रीक्वेंसी को प्लस करेंगे। अपना सेकंड स्टेप क्या है? इसमें एक बात नोटिस करनी की जो पिछली एल्गोरिदम में तुमको नहीं बताई, कि जो अपन बिल्ड हीप लगा रहे हैं उसमें अपन वेक्टर का यूज कर रहे हैं। इसमें एक बार मैं बता देता हूं, अगर वहां पे पिछले वाले एल्गोरिदम में अगर मैंने इस स्टेप को नहीं लिखा है तो ये स्टेप उस वाले में भी कॉमन है। जो अपन ने हैशिंग करी उसको अपन वेक्टर में स्टोर करेंगे एक पूरे सेट के फॉर्म में। क्या होगा अपना 1:3, 2:2, 3, 1। तो इसको अपन वेक्टर में स्टोर करेंगे क्योंकि अपन को इस पे बिल्ड हीप लगाना है। फाइन। तीसरी स्टेप क्या होगी? हाँ, तीसरी स्टेप ये कि अपन को बिल्ड हीप लगाना है। बिल्ड हीप, और एलिमेंट को अपन को रखना है मिनिमम। मिनिमम में क्या होगा? यहां सबसे ऊपर मिनिमम होगा, बाकी प्रोसेस सेम है। बिल्ड हीप का जो प्रोसेस है वही सेम रहेगा, उसमें हीपीफाई भी होगा कोई एलिमेंट डिलीट होता है तो यहां पे सबसे ऊपर कौन सा एलिमेंट होगा? 3, 1। फिर कौन सा एलिमेंट होगा? 2, 2। फिर होगा 1, 3। तो सबसे पहले होगा मिनिमम वाला। फाइन। ये वाला कुछ प्रोसेस थोड़ा बहुत अलग है। इसमें क्या कर रहे हैं अपन? बिल्ड हीप तो लगा रहे हैं, लेकिन अपन पूरे n एलिमेंट पे बिल्ड हीप नहीं लगा रहे। अपन को चाहिए कितने? k एलिमेंट। तो अपन बिल्ड हीप का जो बाइनरी स्ट्रक्चर होगा ना, वो 2 एलिमेंट का ही होगा। वो 2 नोड ही होंगे, 1 और 2, 3 नहीं होंगे। मतलब ज्यादा नहीं होंगे, उतने ही एलिमेंट स्टोर करेंगे जितने जरूरत है। क्योंकि अपन को k की जरूरत है तो अपन हीप में इंसर्ट सिर्फ 2 एलिमेंट ही करते हैं ना, ज्यादा क्यों करें? ये इसका सिंपल सा फंडा है। तो इसमें क्या करेंगे? तो इस पूरे सेट को ना डाल के अपन सिर्फ टॉप के जो 2 एलिमेंट है उनको ही डालेंगे। तो सबसे पहले अपन डालेंगे इन दोनों को। इन दोनों में से मिनिमम कौन सा है? इन दोनों को डालेंगे
तो यहां पे आएगा 2 और 2 और यहां पे आएगा 1 और 3, इसको डालेंगे। फाइन। अब जो थर्ड स्टेप है, फोर्थ स्टेप 4, जो बचे हुए एलिमेंट है उनको इसके अंदर पुश करेंगे। इसको एलिमेंट को स्लाइड करते करते आगे जाएंगे। अगर मान लो कि फॉर एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल को थोड़ा मैं एक्सटेंड करता हूं, इस एरे को थोड़ा बहुत एक्सटेंड करता हूं। मान लो कि ये 3 1, फिर एक और होता 4 6, जो कि 4 6 टाइम्स आ रहा है। मान लो कि ये दो एलिमेंट भी अपन को डालने हैं, तो अब क्या होगा ना, ये एलिमेंट पुश होगा इन दोनों के बाद। अपना बिल्ड हीप ये मेंटेन हो चुका है। बिल्ड हीप में सबसे पहले वाला एलिमेंट जो होगा वो अपना मिनिमम होगा। फाइन। अब अपन क्या करेंगे ना, ये जो है वो k टाइम्स है, k = 2 टाइम्स है। बिल्ड हीप को तो k = 2 तक मेंटेन रख रहे हैं, ये दो ही नोड रहेंगे, और ये मीन हीप मेंटेन रखेगा। जो टॉप एलिमेंट होगा वो मिनिमम ही होगा। अब अपन इसको स्लाइड करेंगे, अपन थर्ड एलिमेंट इसमें पुश करेंगे, और जो मिनिमम एलिमेंट होगा उसको पॉप कर देंगे। जैसे कि यहां पे मैंने थर्ड एलिमेंट पुश करा, इसको पुश करने के बाद ये हीप स्ट्रक्चर कैसा होगा, पुश करने के बाद ये डेटा स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हो जाएगा। यहां पे आ जाएगा 3 1, यहां पे आ जाएगा 2 2, यहां पे आ जाएगा 1 3। ये ऑर्डर ऐसा क्यों रहेगा, क्योंकि यहां पे ऐड करेंगे तो ये 3 1 यहां आएगा, और हीपीफाई से ये यहां पे आ जाएगा और ये यहां पे आ जाएगा। फाइन। तो यहां पे ऊपर जो आ चुका है वो मिनिमम एलिमेंट आ चुका है 3 और 1, मतलब एलिमेंट थर्ड जिसकी फ्रीक्वेंसी 1 है। फाइन। लेकिन अपन को k = 2 मेंटेन करके रखना है इस पूरे बिल्ड हीप में, तो अपना जो टॉप एलिमेंट होगा ना उसको पॉप कर देंगे। समझ में आया? इसको पॉप कर देंगे, ये दो एलिमेंट दो ही रह जाएंगे। तो इसको पॉप करने के बाद ये डेटा स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हो जाएगा, वापिस से इस तरीके से 2 2 1 3। तो ये क्या बता रहा है, जैसे कि तुम देख पा रहे हो कि मिनिमम एलिमेंट को पॉप कर दे रहा है और अंदर सिर्फ मैक्सिमम 2 एलिमेंट को ही रख रहा है। समझ में आया? अगले एग्जांपल से समझते हैं, उसी को ही आगे आइटरेट करते हैं। अपन ने यहां तक तो एलिमेंट डाल चुके हैं। अब अपना जो फोर्थ था एलिमेंट, जो कि 4 और 6 मैंने एक एक्स्ट्रा एग्जांपल ले रखा था, उसको पुश करते हैं। उसको अगर इसके अंदर मैं पुश करूंगा तो ये कैसे होगा, तो 2 के नीचे 1 3 आ गया और यहां पे आ गया 4 और 6। फाइन। तो ये हिपीफाई नहीं होगा क्योंकि 4 की फ्रीक्वेंसी है 6 जो कि मैक्सिमम है। इससे तो ऊपर मिनिमम एलिमेंट अपन को मेंटेन करके रखना है, इससे भी मिनिमम। फाइन। अब अपन को पॉप करना है, ये अपन ने सबसे पहला प्रोसेस करा पुश का। अब अपन को पॉप करना है जो मिनिमम एलिमेंट है, जो टॉप एलिमेंट है। तो यहां पे जो डेटा स्ट्रक्चर बन के आएगा वो मिनिमम ऊपर आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 1 और 3 और आ जाएगा यहां पे 4 और 6। तो यहां पे तुम देख पा रहे हो कि जो मिनिमम एलिमेंट है उसको निकाल दे रहा है, और k जो 2 मेंटेन करके रख रहा है वो है 2 एलिमेंट जो कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की हो। और फिफ्थ स्टेप हो जाएगी कि जो ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के एलिमेंट ये जो बचे हुए हैं उनको एक्सट्रैक्ट कर दो, उनको प्रिंट आउट कर दो, उनको रिटर्न कर दो। रिटर्न ये वाला जो कि इसको किसी वेक्टर में स्टोर कर देंगे। फाइन। तो ये अपन ने मीन हीप की एल्गोरिथम सॉल्व करी। अगर किसी को ये वाले प्रोसेस में डाउट हो तो इसको मैं लिख देता हूं कि ये क्या कर क्या रहा है। इसमें अपन को आइटरेट करना है अगले वाले एलिमेंट के लिए। तो अगले बचे हुए एलिमेंट कितने टोटल थे? n में से अपन ने k तो डाल दी है, तो n माइनस k है। जो बचे हुए एलिमेंट है उतनी बार आइटरेट करना है, व्हाइल लूप उतनी बार आइटरेट करना है। उतनी बार आइटरेट करते हुए सबसे पहला एलिमेंट पुश करना है, फिर जो मिनिमम एलिमेंट है उसको पॉप करना है। तो ये n माइनस k टाइम्स रन करेगा, पुश और पॉप करेगा। फाइन। और रिटर्न कर देगा लास्ट फाइनल। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ रही है?
हैशिंग से O ऑफ n, वेक्टर उसमें डालेंगे वो भी O ऑफ n है, बिल्ड हीप O ऑफ n। अब फोर्थ स्टेप तुम देख पा रहे हो कि n माइनस के टाइम रन कर रहा है। n माइनस के टाइम क्या होता है? k जो एलिमेंट है, जो अपने पूरे ये हैशिंग के जो वेक्टर में अपन ने डाल रखे थे ना, उसमें k एलिमेंट कितने? 2 एलिमेंट, वो अपन ने बिल्ड हीप में डाल चुके हैं, तो वो तो यहां पे आ गया, यहां पे ये थर्ड वाले में। अब जो बचे हुए हैं वो n माइनस के कैसे? क्योंकि n तो बहुत सारे हैं, तो वर्स्ट केस में n हो सकते हैं, नहीं तो कुछ जितने यूनिक हैं, जैसे कि यहाँ पे यूनिकनेस कितनी, 1 2 3, 3 यूनिकनेस है, तो ये 3 होते हैं, फोर्थ मैंने एक्स्ट्रा ऐड करा है, तो ये 4 है, तो 4 माइनस 2 दैट इज 2, वो है n माइनस के। वर्स्ट केस में क्या हो सकता है? सारे यूनिक हो। n कब हो सकता है? जब सारी फ्रीक्वेंसी 1 हो और सारे एलिमेंट यूनिक हो, तो वो n टाइम हो जाएगा। तो वर्स्ट केस में n माइनस के होगा, नहीं तो कुछ m या उससे छोटा, मतलब n से कुछ छोटा ही होगा, m टाइम बोल सकते हैं। तो n माइनस के टाइम वाइल लूप रन करेगा, पुश और पॉप करेगा। पुश और पॉप जैसे कि तुम जानते हो, पुश और पॉप log n टाइम जनरेट करता है। log n क्या होता है कि जब भी अपन कोई एलिमेंट ऐड और डिलीट करते हैं तो ये हिपिफाई लगता है, जो हिपिफाई प्रोसेस है उसको log n टाइम लगता है। n क्या है? पूरे अंदर के एलिमेंट। लेकिन यहाँ पे तुम देख पा रहे हो अंदर के एलिमेंट कितने? 2 ही हैं, जो कि k है। तो यहाँ पे अपना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका है इन दोनों को मिला के, क्योंकि एडिशन में है तो log k टाइम्स है, क्योंकि अंदर एलिमेंट k है। कोई भी एलिमेंट डालेंगे और डिलीट करेंगे तो उसको k टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी एडजस्ट करने में। तो इस पूरे फोर्थ स्टेप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ रही है? इसको अपन बोल सकते हैं O ऑफ n माइनस के log k, और अगर इसी को ही अपन एक्सपेंड करें n log k माइनस k log k, इसको एक्सपेंड करके मैंने लिख दिया है, और ये सब प्लस में है। तो तुम ओवरऑल यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे और यहां पे इन सबसे मैक्सिमम कौन सी है? n log k। तो n log k अपनी मीन हीप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ चुकी है। अगर तुमको मैक्स हीप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पता होगी तो अपन इसको कंपैरिजन करते हैं कौन सी बड़ी है। तो अगर इस वाले एल्गोरिदम में कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डालना। बाकी ये मीन हीप की एल्गोरिदम यहां खत्म हो गई है। अब अपन मैक्स हीप और मीन हीप में जो भी ऑप्टिमल सॉल्यूशन है उसका कोड लिखेंगे। तो पहले समझते हैं कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन कौन सा है। अब यहां पे मीन हीप की तो n log k है, मैक्स हीप की कितनी है? मैक्स हीप की अपनी आ रखी थी k log n। अगर मैं तुमको पूछूं कि इन दोनों में से ग्रेटर कौन सा है, थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में कंफ्यूजन होगा, लेकिन जिनको दिख पा रहा है मीन हीप ग्रेटर है। कैसे? अगर मैं n इज इक्वल टू 1000 लेता हूं और k इज इक्वल टू 1000 लेता हूं, और इसकी वैल्यू अगर मैं जनरेट करता हूं तो 10 टू द पावर 3 log 10 पावर 3 क्या हुआ? 3 इंटू 10 पावर 3, और यहां पे 10 पावर 3 log 10 पावर 3 वापिस से 3 इंटू 10 पावर 3। तो ये कब केस है? दोनों इक्वल कब है? जब k इज इक्वल टू n है। k क्या है? k क्या है? टॉप k फ्रीक्वेंट एलिमेंट। n क्या है? अंदर n एलिमेंट है। अगर मैं बोलूं अंदर n एलिमेंट है, यहां पे कितने? 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है, और मैं बोलूं कि 6 टॉप फ्रीक्वेंट एलिमेंट निकालने, लेकिन यहां पे तो 3 ही निकल पा रहे हैं, तो k 6 के इक्वल तो हो ही नहीं सकता। तो ये लास्ट केस हो सकता है, लेकिन k क्या होगा? k हमेशा n से छोटा ही होगा। तो दूसरा केस क्या है? n इज इक्वल टू मान लो 1000 है और k इज इक्वल टू मान लो 10 है। अपन को टॉप 10 एलिमेंट निकालना है। तो अपन जो पहली वाली वैल्यू जनरेट करते हैं उसमें क्या आएगा? 10 टू द पावर 3 log 10 इज इक्वल टू कितना हुआ? ये 10 पावर 3, और यहां पे 10
की पावर 1 log 10 पावर 3, यहाँ पे कितना हुआ 3 इंटू 10 जो कि 30। तो यहाँ पे तुम देख पा रहे हो कि जो मीन हीप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है वो ग्रेटर है और मैक्स हीप की कम है। तो अपना ऑप्टिमल सॉल्यूशन कौन सा होगा? ऑब्वियसली अपना ऑप्टिमल सॉल्यूशन मैक्स हीप होगा। तो ये थी मैक्स हीप और मीन हीप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और अपन यूज करेंगे k log n। k log n मैक्स हीप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को अपन ऑप्टिमल एल्गो कोड करेंगे। तो इसी को अपन कोड में भी समझेंगे कि कैसे रन करता है। अच्छा, तो ये मैंने C++ में कोड कर दिया है किस एल्गोरिदम की बेसिस पे? जो अपन ने लास्ट निकाली थी ऑप्टिमल, कौन सी थी अपनी? ऑप्टिमल थी मैक्स हीप। तो ये पूरी एल्गोरिदम मैक्स हीप की बेसिस पे चल रही है। ये पूरा कोड मैंने मैक्स हीप पे निकाला है, मीन हीप और ब्रूट फोर्स नहीं निकाला है, वो जरूरत नहीं है अपन को। लेकिन तब भी किसी को उसका कोड चाहिए, वो नीचे कमेंट में पूछ सकता है। अब अपन इसको समझते हैं कि ये कैसे कोड वर्क करता है। अगर यहाँ पे किसी को मेरा कोड समझ नहीं आए, कहीं राइटिंग समझ में नहीं आए, कहीं कोई लोइटर समझ नहीं आए, सीक्वेंस समझ में नहीं आए, तो इसका कोड का स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पे डाल दूंगा और इस कोड को मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो तुम वहां से चेक कर सकते हो। लेकिन अपन इसको सबसे पहले समझते ये रन कैसे करता है। इसको अपन समझने से पहले मैं तुमको बता दूं कि ये यहां से स्टार्ट है, क्लास से स्टार्ट है और खत्म यहाँ पे। बीच में पार्टीशन कर रखा है, ये पूरे बोर्ड में नहीं आ सकता, इसलिए मैंने 2 पार्ट कर दिए। तो ये स्टार्ट कैसे हो रहा है? तो यहाँ पे तुम देख पा रहे हो क्लास से स्टार्ट है सॉल्यूशन। इसको अभी इग्नोर करो, यहां से लेके यहां तक इसको मैं समझाऊंगा। मेन क्वेश्चन अपना स्टार्ट होता है यहां से, जो अपना फंक्शन है टॉप के एलिमेंट। तो क्वेश्चन में गिवन था अपन को कि टॉप के एलिमेंट निकालना है और अपन को फंक्शन यही दे रखा था, उसके अंदर अपन को ये कोड लिखना था। तो अपन ने ये कोड और ये कोड एक्स्ट्रा लिख रखा है। तो स्टार्ट करते ही कैसे कोड करता है इस एल्गोरिदम को। फाइन। तो यहाँ पे ये फंक्शन क्या करता है? ये फंक्शन आर्गुमेंट लेता है। क्या लेता है? एक अरे ले रहा है नम के नाम का, जो कि वेक्टर के फॉर्म में, और के क्या है? जो अपना जो के एलिमेंट, टॉप के एलिमेंट, वो ले रहा है। तो ये 2 आर्गुमेंट यहाँ पे पास हुए हैं। इसको मैंने ये डिवाइड कर दिया है, स्प्लिट कोमा के बाद यहाँ पे स्प्लिट करा है, तुम समझ सकते हो। तो अब यहाँ पे अपन अनऑर्डर्ड मैप डिक्लेयर कर रहे हैं। अनऑर्डर्ड मैप डिक्लेयर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि फर्स्ट स्टेप अपना क्या था? हैशिंग, हैश टेबल जनरेट करना। तो अनऑर्डर्ड मैप को डिक्लेयर करा है, यहाँ पे पूरा फॉर लूप चलाया है। जो वेक्टर अपन ने जो आर्गुमेंट में पास करा था, जो अपन ने लिया था, उसको आइटरेट करा है। जो फर्स्ट वैल्यू उसकी जो आ रही है उसको मैप में एज अ की डाला है और उसको प्लस प्लस करा है। इसका मीनिंग क्या मैं समझा देता हूं। कोई भी अनऑर्डर्ड मैप होता है वो इनिशियलाइज्ड होता है 0 वैल्यू से। अगर मैं इसकी वैल्यू लेता हूं फर्स्ट, तो 1 इसमें जाएगा, 1 i इक्वल टू 1 होगा, 1 मैप में एज अ की स्टोर होगा और इसकी वैल्यू इंक्रीज होगी। तो क्या होगा? 1 होगा, उसकी वैल्यू 0 से 1 हो जाएगी। फिर वापस सेकेंड आइटरेशन पे जाएगा, वापस 1 डालेगा, 1 1, तो वापस प्लस हो जाएगी, उसकी वैल्यू हो जाएगी 2। फिर वापस थर्ड आइटरेशन पे जाएगा, एज अ की 1 को सिलेक्ट करेगा, उसको वापस से प्लस प्लस करेगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 3। फिर फोर्थ पे जाएगा, उसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, तो एज अ 2 की स्टोर होगा और प्लस प्लस करेगा, उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। फिर वापस 2 जाएगा, फिर प्लस प्लस, ऐसे 3 प्लस प्लस, तो इसकी वैल्यू 2 और ये 1, तो ये हैश टेबल में सेव हो जाएगा। तो इससे अपन हैश टेबल जनरेट कर रहे हैं। फाइन। अब सेकेंड स्टेप क्या थी? सेकेंड स्टेप ये थी कि उसको मेरे को वेक्टर में डालना है। तो यहां पे मैंने, तुम देख पा रहे हो, वेक्टर क्रिएट करा है पेयर के फॉर्म में। पेयर के फॉर्म में क्यों? क्योंकि अपन को जो हैश टेबल है, जो पेयर के फॉर्म में जो एलिमेंट और उसकी फ्रीक्वेंसी, उसको अपन को इसमें डालना है। तो ये वेरिएबल का नाम है वेक्टर pv mp.begin mp.end। किसी वेक्टर में मैप को अपन इस फॉर्म में डाल सकते हैं, इस तरीके से डाल सकते हैं। पूरा लूप चलाने की जरूरत नहीं है, ये भी एक तरह के लूप के फॉर्म में ही अंदर जा रहा है। फाइन। थर्ड स्टेप क्या है?
वेक्टर के बाद अपन करते हैं बिल्ड हीप। अपन को बिल्ड हीप में डालना है। तो यहाँ पे तुम देख पा रहे हो कि मेक हीप एक तरह का बिल्ड हीप एसटीएल लाइब्रेरी में है फिक्स, तुमको वो तुम यूज कर सकते हो। उसमें अपन को पीवी क्या है, वेक्टर अपन ने यहाँ पे डिक्लेयर करा है ना, पीवी बिगिन पीवी एंड, स्टार्ट से एंड तक उस बिल्ड हीप में अपन को, उस हीप में अपन को डालना है। फाइन। और यहाँ पे थर्ड आर्ग्यूमेंट, जहां पे तुम नोटिस करोगे यहाँ में 1 2 और 3, 1 2 और 3 आर्ग्यूमेंट पास करें। पहला और दूसरा तो स्टार्टिंग और एंड वेक्टर का बताता है, लेकिन तीसरा क्या है, कंपेरेटर है। क्या है कंपेरेटर, क्या करता है, मेक हीप बाय डिफॉल्ट मैक्सिमम हीप मेंटेन करता है। जो अपन ने बाइनरी स्ट्रक्चर पढ़ा था ना, उसमें वो मैक्सिमम हीप मेंटेन करता है। तो अपन को तो मैक्सिमम ही चाहिए था ना, मैक्सिमम चाहिए था। लेकिन जैसे कि मैंने तुमको बताया था कि ये क्वेश्चन जीएफजी के अकॉर्डिंग क्या है, जीएफजी के अकॉर्डिंग है कि अगर कोई दो एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी सेम होती है, उन दोनों एलिमेंट में जो मैक्सिमम एलिमेंट है उसको आउटपुट देना है। समझ रहे हो? लेकिन लीड कोड के हिसाब से ये टेस्ट केस नहीं है, लेकिन अपन जीएफजी के अकॉर्डिंग सॉल्व कर रहे हैं, वो कोड लीड कोड में भी अप्लाई हो पाएगा। तो अपना एक स्पेसिफिक कंपैरिजन बढ़ गया है। क्या है, अगर फ्रीक्वेंसी सेम हो जाती है तो जो ग्रेटेस्ट एलिमेंट है उन दोनों में से उसको आउटपुट देना है। तो मेक हीप उस कंडीशन पे रन नहीं करता है, मेक हीप बस ग्रेटेस्ट एलिमेंट निकाल के रखता है। अगर कोई दो फ्रीक्वेंसी है तो वो जज नहीं कर पाएगा कौन सा उसको आउटपुट देना है। तो उसके लिए अपन कोई स्पेसिफिक एक कंपेरेटर अपन डिजाइन कर सकते हैं, अपन लिख सकते हैं खुद से, जो मेक हीप में यहाँ पे एज अ थर्ड आर्गुमेंट पास कर सकते हैं। तो ये अपन ने कहा लिखा है, ये अपन ने यहां लिखा है। ये जो थर्ड कंपेरेटर है ना, वो फंक्शन अपन ने यहां लिख रखा है। तो इस वाले को अपन यहां समझते हैं, उसके बाद वापस इस पे आते हैं। तो ये क्या है, कंपेरेटर क्या है, स्टैटिक बुलियन, मतलब ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। एज अ पेयर दो इनपुट लेगा आर्ग्यूमेंट। फाइन। कहना क्या चाह रहा है अंदर, इफ जो एलिमेंट है, जो पेयर एलिमेंट है, उसका सेकेंड एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट का सेकेंड एलिमेंट इक्वल नहीं है, जब दो फ्रीक्वेंसी इक्वल नहीं है ना, तो जिसकी भी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर है उसके फॉर्म में ट्रू रिटर्न कर दो। अगर फर्स्ट सेकेंड वाली से छोटी है तो ट्रू रिटर्न कर दो। समझ में आया? लेकिन अगर दोनों इक्वल है तो जो उसका फर्स्ट एलिमेंट है, दोनों का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, एलिमेंट इटसेल्फ, तो उन दोनों में जो ग्रेटर है ना उसको ट्रू रिटर्न कर दो। ये तुमको समझ में आ रहा है? तो जब भी अगला एलिमेंट फ्रीक्वेंसी में ग्रेटर होगा, जब दोनों फ्रीक्वेंसी अलग होगी तब ये ट्रू रिटर्न होगा, और जब अगला एलिमेंट दोनों फ्रीक्वेंसी का सेम होगा तो दोनों एलिमेंट में जो ग्रेटेस्ट एलिमेंट है तब ट्रू रिटर्न होगा। तो ये एलिमेंट ट्रू रिटर्न करेगा तब ये वाला जो अपना मैक्स हीप चाहिए ना, जिस फॉर्म में, उस फॉर्म में ये बिल्ड करना स्टार्ट कर देगा। अगर किसी को ये कंपेरेटर कैसे वर्क करता है उसमें डाउट है, इसको यहां रिटर्न करते हैं तो ये कैसे वैल्यू जनरेट करता है, उसको तुमको थोड़ा सा अलग से एक बार समझना पड़ेगा कि ये बेसिक सा है। फिर भी अगर तुमको समझ में नहीं आ रहा तो एक बार इस पूरे एल्गोरिथम को तुम समझो, इसको तुम अलग से समझ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। इसको तुम बहुत क्वेश्चनों में यूज कर सकते हो। इसकी लिंक में समझने के लिए डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तुमको थोड़ा सा तुम्हारी तरफ से एफर्ट लगाना पड़ेगा इसको समझने के लिए। बाकी इसका लॉजिक सीधा सा है कि अपन को किस टाइप प्रूव करना है अगर अपन को नेक्स्ट एलिमेंट ग्रेटर चाहिए तो। समझ में आया? तो अपन को कंपेरेटर इस हिसाब से डिजाइन करना है कि अपना मेक हीप, अपना जो आउटपुट जनरेट करना है, क्या करना है कि मैक्सिमम एलिमेंट दे और फ्रीक्वेंसी सेम हो तो ग्रेटेस्ट एलिमेंट दे, उस तरीके से आउटपुट जनरेट करके दे। इसलिए स्पेशल टाइप कंपेरेटर बना के अपन को मैक हीप में इसको पास करना है। अब जब अपन मैक हीप में अपन पास करेंगे तो अपने आप वो बाइनरी ट्री ऐसे ही स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में बनाएगा जो अपन को रिटर्न चाहिए। फाइन। अब क्या करेंगे, बिल्ड हीप आ गया, अब अपन को के एलिमेंट एक्सट्रैक्ट करने हैं। के एलिमेंट एक्सट्रैक्ट करना है, वो अपना फोर्थ स्टेप है, के एलिमेंट। तो एक्सट्रैक्ट करने के लिए उसको किसी में स्टोर करने होंगे। उस स्टोर करने के लिए अपन ने वेक्टर बनाया टॉप फ्रीक्वेंसी एलिमेंट, टॉप फ्रीक्वेंसी, ये वेक्टर बनाया टॉप फ्रीक्वेंसी। अब अपन ने फोर लूप लगाया है। फोर लूप कहां तक चलेगा, के टाइम चलेगा। फाइन। अपन
ये जो वेक्टर बनाया है उसमें पुश बैक कर रहे हैं, उसके अंदर डाल रहे हैं कौन सी वैल्यू, जो अपनी पीवी, जो अपना मेक हीप में पीवी था ना, उसको, जो उसका फर्स्ट एलिमेंट है ना, उसको पास ऑन कर रहे हैं, उसको अपन टॉप फ्रीक्वेंसी एलिमेंट में डाल रहे हैं। अब तुमको थोड़ा सा डाउट हो रहा होगा कि ये पीवी क्या है, समझ में नहीं आया, मैक हीप हो चुका है इसके बीच में, मैं तुमको बताता हूं। अपन ने वेक्टर पीवी बनाया, उस वेक्टर में अपन ने मैप को स्टोर करा था। तो इस वेक्टर में पीवी क्या था, इस फॉर्म में था। पीवी के अंदर सारे एलिमेंट इस वाले फॉर्म में थे, 1:3, मतलब 1 की 3rd फ्रीक्वेंसी, 3 फ्रीक्वेंसी है, 2 की 2 फ्रीक्वेंसी है, 3 की 1 फ्रीक्वेंसी है। तो इस फॉर्म में था ये वेक्टर। लेकिन जब अपन ने मैक हीप में वही वेक्टर, ये वाला वेक्टर पास किया ना, तो ये वेक्टर ट्री के फॉर्म में बन गया ऐसे। और वो किस कंडीशन के हिसाब से बना, कंपैरेटर के हिसाब से, जो अपना कंपैरेटर अपन को चाहिए था। तो उसमें सबसे पहले ऊपर कौन सा आएगा, जो हाईएस्ट होगा, 1 और 3, फिर सेकंड, फिर 3 और 1। तो ये इस तरीके से ये पीवी इस तरीके से बन चुका है। और उसी पीवी को अपन क्या कर रहे हैं कि उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, ये वाला एलिमेंट, उसका 0th इंडेक्स पे फर्स्ट एलिमेंट या एलिमेंट इटसेल्फ, सेकंड करेंगे तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आएगी, अपन को फर्स्ट एलिमेंट चाहिए। तो यहाँ पे टॉप फ्रीक्वेंसी किसकी है, 1 की 3 है, तो ये 1 आउटपुट देगा। तो यहाँ पे तुम देख पा रहे हो कि ये फ्रीक्वेंसी में यहाँ पे पुश कर देगा फर्स्ट एलिमेंट, जो कि है अपना 1 को पुश कर देगा। अच्छा, तो अब पॉप हीप इस वाले पे आ गए अपन। तो ये क्या है, पॉप हीप, पीवी बिगिन, पीवी एंड, कंपैरेटर। पॉप हीप के एसटीएल लाइब्रेरी, इस एसटीएल के लाइब्रेरी में ही पॉप हीप भी है, एक फंक्शन इनबिल्ट ही है। उसमें ये कर क्या रहा है मैं तुमको समझाता हूँ। इसको समझने से पहले मैं पॉप हीप का यूज बताता हूँ कि क्या करते हैं अपन। अगर पॉप हीप में अगर मैं कोई भी कंटेनर अगर ये मैं डालता हूं, तो क्या होगा ना, जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसको ये पीछे शिफ्ट कर देगा, बाकी के एलिमेंट को रीअरेंज कर देगा और उसको वापस से रिटर्न कर देगा। समझ में आया? समझाता हूं इस एग्जांपल के थ्रू। अब अपन पास कर रहे हैं पीवी बिगिन, पीवी एंड। पीवी क्या है, ये वाला वेक्टर, इसको पास कर रहे हैं इसके अंदर। जो अपना ये ट्री है ना, अगर इसको मैं 2D स्ट्रक्चर में लाऊं तो ये इस तरीके से होगा। सबसे पहले जो होगा ना फर्स्ट एलिमेंट, वो 1 और 3 होगा, फिर सेकंड एलिमेंट 2 और 2 होगा, फिर होगा 3 और 1 होगा। तो 0th इंडेक्स पे ये है, फर्स्ट इंडेक्स पे ये है, सेकंड इंडेक्स पे ये है। तो ये ऐसा बोल रहा है ना, पीवी डॉट बिगिन इसको पूरे को आइटरेट करेगा पॉप हीप में, और जो फर्स्ट एलिमेंट है इसको यहां से निकाल के इसको पीछे ऐड करेगा यहां पे लास्ट में, और जो बचे हुए 2 एलिमेंट है ना उसको कंपैरेटर से वापस से आइटरेट करेगा, वापस से उसको ये बिल्ड हीप जो करते हैं ना अपन, वो इन दोनों एलिमेंट पे लगाएगा और इसको लास्ट में ऐड करेगा। अब ऐसा क्यों करना चाह रहे हैं? ऐसा इसलिए करना चाह रहे हैं अपन क्योंकि अपना आउटपुट जो टॉप एलिमेंट यहाँ पे इसको फ्रीक्वेंसी में अपन ने डाल दिया, अब इसको अपन को निकालना है, इसको पॉप करना है, बाहर निकालना है। तो इस हीप में बाहर निकालने का तरीका ये है, इसको और इसको यूज करके इसको बाहर निकाल सकते हैं। अपन फ्रंट से बाहर नहीं निकाल पा रहे, अपन बैक से बाहर निकाल पा रहे हैं। तो इसको पहले बैक में पुश करा और फिर पॉप बैक निकाला, मतलब पीछे आने के बाद उसको निकाल दिया है। तो यहां पे पॉप हीप से इसको पीछे ऐड करेंगे, तो ये 1 3 यहां से हट जाएगा, ये 0 और 1 पे आ जाएगा और 2 पे आ जाएगा 1 और 3। यहां पे तुमको दिख नहीं पा रहा होगा लेकिन मैं वापस से लिखता हूं, 2 पे आ जाएगा 1 और 3। ये इस तरीके से ये पॉप हीप इसको रीअरेंज कर देगा, और जो लास्ट एलिमेंट आ गया उसको पीवी पॉप बैक, जो लास्ट एलिमेंट है इसको डिलीट कर देंगे अपन, तो ये वाला एलिमेंट डिलीट हो जाएगा। फिर वापस से एक और बार आइटरेट होगा क्योंकि अपन को 2 एलिमेंट चाहिए, टॉप फ्रीक्वेंसी में एक स्टोर हो गया है। अब इसको वापस से ये रीअरेंज कर दिया इसने, अब इसका वापस से 0th एलिमेंट जो ये है
उसका फर्स्ट एलिमेंट जो कि 2 है उसको इसके अंदर स्टोर कर देंगे। फिर पॉप हीप लगाएंगे, इसको यहां से हटा के इसको पीछे लगाएंगे, ये आ जाएगा 1 पोजीशन पे और ये आ जाएगा 0th पोजीशन पे, और पीछे वाले एलिमेंट को पॉप बैक कर देंगे तो ये पॉप हो जाएगा। तो पॉप बैक का यूज पीछे से डिलीट करते हैं। तो आई होप तुमको ये समझ में आ रहा होगा। एक और बार मैं ये पॉप हीप समझाता हूं और पॉप बैक क्या करता है। ये मैंने इसको लिखा ही क्यों, एक्चुअली ये मैक हीप जो है ना वो बिल्ड हीप जनरेट कर रहा है। अपन को फर्स्ट एलिमेंट निकालना है, उसको निकालने के लिए मैं फ्रंट से आगे से डिलीट नहीं कर पा रहा हूं, तो मैं पॉप हीप का यूज कर रहा हूं। वो उसको पीछे आइटरेट कर रहा है और फिर पीछे आइटरेट होने के बाद जो लास्ट एलिमेंट, जो फर्स्ट एलिमेंट था वो लास्ट में जा रहा है, उसको वहां से अपन डिलीट कर सकते हैं। तो इसलिए इन दोनों की यूज से अपन को फर्स्ट एलिमेंट में निकाल सकता हूं। बस यही है सिंपल सा फंडा, बाकी कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है। और ये कितनी बार आइटरेट होगा, k टाइम्स आइटरेट होगा। k टाइम आइटरेट्स होने के बाद अपन टॉप फ्रीक्वेंसी में यहाँ पे 2 एलिमेंट पुश कर चुके हैं, फर्स्ट और सेकेंड, जो 1 और 2 है। फाइन, फोर लूप खत्म हो जाएगा और यहाँ पे टॉप फ्रीक्वेंसी में 1 और 2 आउटपुट में आ जाएगा। तो आई होप तुमको ये समझ में आया होगा। ये सारी स्टेप्स जो एल्गोरिदम में अपन ने यूज करी थी वही सारी स्टेप मैंने यहाँ फॉलो करी है। मैंने यहाँ पे कुछ भी मिस नहीं करा है। और इसकी अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो यहाँ पे लूप कहाँ कहाँ चल रहा है। एक तो ये वाला लूप है जो अपन अनऑर्डर्ड मैप में हैशिंग क्रिएट कर रहे हैं, तो ये O ऑफ n यहाँ पे आ रहा है। एक ये वेक्टर वाला लूप है, O ऑफ n यहाँ पे आ रहा है। ये मैक हीप वाला भी एक लूप ही है जो अपन बिल्ड हीप कर रहे थे, वो O ऑफ n यहाँ पे आ रहा है। ये तो डिक्लेयर करा वेरिएबल। अब यहाँ पे फोर लूप को देखते हैं, ये कितना जनरेट कर रहा है, चल रहा है k टाइम्स, तो k टाइम्स तो है, फाइन। अब क्या कर रहा है, टॉप फ्रीक्वेंसी पुश बैक, ये तो पुश बैक कर रहा है तो इसको कुछ नहीं, इसका इटरेशन k टाइम्स होगा, इसका तो नलिफाई हो जाएगा, कोई नहीं। फिर क्या है, पॉप हीप बिगिनिंग से एंड तक कंपैरेटर, फाइन। तो ये पॉप ना एक एलिमेंट को आगे वाले एलिमेंट को पीछे शिफ्ट कर रहा है, फिर वापस को जो ट्री है ना, ट्री स्ट्रक्चर जो है ना बाइनरी ट्री, उसको वापस से वो बिल्ड हीप जिस तरीके से अपन को चाहिए उस तरीके से वापस वो मेंटेन कर रहा है। तो वो ये चलेगा log n टाइम, और पीछे से जो एलिमेंट है उसको डिलीट कर देंगे तो ये 1 टाइम, ये भी 1 टाइम ही है। तो टोटल अपना चला k log n, ये वाला, ये फोर लूप में, फिर रिटर्न कर दिया। तो यहां पे तुम देख पा रहे हो कि अपना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो आ रहा है वो k log n है, k log n। जरूरी नहीं हर टाइम n हो। n क्या है कि आपने अगर एटमैक्स n हो सकता है, n से छोटे मतलब जो यूनिक नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे ना वो हो सकता है, तो छोटा भी हो सकता है इससे, इसको k log m भी बोल सकते हैं, m जो n से छोटा हो। तो ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। रही बात स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की, तो यहाँ पे एक ऑर्डर्ड मैप अनऑर्डर्ड मैप को यूज कर रहे हैं जो कि कितना टाइम है, एटमैक्स n टाइम हो सकता है, वेक्टर को भी n टाइम कर सकते हैं, मैक हीप तो ठीक है। यहाँ पे एक वेक्टर है वो k टाइम्स हो सकता है। तो यहाँ पे तुम देख पा रहे हो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी O ऑफ n है। तो अपना स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो पा रहा है, O ऑफ n, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी k log n। आई होप तुमको ये समझ में आ गया होगा पूरा एल्गोरिदम, और इसका कोड भी तुमको समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी तुमको कुछ डाउट है तो तुम कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मैं नहीं चाहता किसी को रॉन्ग वे में ये कोड कन्वे हो। तो बस यही था इसका सॉल्यूशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। रुको, जाने से पहले 2 बेसिक से क्वेश्चन पूछूंगा। मैं चाहता हूँ तुम कमेंट बॉक्स में डालो, हो सकता है कुछ बच्चों के लिए ये डाउट हो। तो पहला क्वेश्चन ये है कि अपन ने यहाँ पे जो कंपैरेटर लिखा है उसमें यहाँ पे स्टैटिक क्यों लिखा है, स्टैटिक का क्या यूज है। अगर स्टैटिक को ना लिखे, उसको रन करके देखो क्या एरर आता है, फिर सर्च करने की कोशिश करो कि ये स्टैटिक क्यों लिखा है, स्टैटिक लिखने का यूज क्या है। आई होप कि बहुत लोगों को तो तुमको पता होगा, लेकिन जिनको भी डाउट आ रहा होगा उनकी ये हेल्प हो जाएगी। मैं बता सकता हूँ, लेकिन तुम थोड़ा सा सोचो, जिनको नहीं आता है वो भी सर्च करे। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये मैंने
वीडियो को समझाते समय तुमको बताया है कि अपन ये वेक्टर क्यों यूज कर रहे हैं, तो तुम बता सकते हो कि अपना वेक्टर क्यों यूज कर रहे हैं। डायरेक्टली अपन मैप को क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, मैप को ही अपन हीप में क्यों नहीं डाल पा रहे हैं। तो ये 2 क्वेश्चन का आंसर मैं चाहता हूं कि तुम कमेंट बॉक्स में दो। सो बस यही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।